मैं प्रोफेसर सत्यार बंदेवाड़ी, आरकेडीएफ सिटी भोपाल मध्य प्रदेश से। जैसा कि हम सभी विद्यार्थी एवं फैकल्टीज को मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल और एआईसीटी के सहयोग से इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज में जो लेक्चर का आयोजन किया जा रहा है वह है स्टार्टअप टेक्नोलॉजी पे। हमारे बीच जो मुख्य वक्ता मौजूद हैं वो है श्री सुमित गुप्ता जी। श्री सुमित गुप्ता गीकस्टर टेक्नोलॉजी गुड़गांव के सीईओ हैं और वह इस कंपनी के फाउंडर में से भी एक हैं। सर मैं करेक्ट करूंगा सर, आई एम द डायरेक्टर ग्रोथ एंड मार्केटिंग। अच्छा, सॉरी सर, श्री सुमित गुप्ता डायरेक्टर ग्रोथ एंड मार्केटिंग है ना सर। इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज आरकेडीएफ सिटी भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही है। यह प्रथम चरण का द्वितीय लेक्चर है। प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री सुमित गुप्ता गीकस्टर टेक्नोलॉजी को सर शेयर आगे स्क्रीन अलाउ हाँ, कीजिए, शेयर स्क्रीन का हाँ, मुझे अलाउ कीजिए ऑप्शन। अशोक सर हैंडेड करता हूँ सर। प्लीज वेलकम श्री सुमित गुप्ता सर। Thank you so much, Satyendra sir. Thank you, Ashok sir, for giving that opportunity. We will discuss about the startup. How many challenges with the startup facing in 21? क्या opportunities startup में काम करते हुए, तो वो आपके साथ मैं एक बार शेयर करूँगा. Kindly allow me the share screen option. Yes sir, कर दिया allow आपको. कर दिया, okay sir. That's great sir. अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस फॉर इंडियन स्टार्टअप इन 21 सेंचुरी, इट्स और टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा ये वाला है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर गोइंग दैट टॉपिक, सर आपका म्यूट हो गया है वो। ओके जी। तो जनरली सर बच्चों को कैन स्टार्ट अगेन या सर स्टार्ट द सेम स्लाइड आल्सो? यस स्टार्ट। तो जनरली बच्चों की फीलिंग्स होती है जब भी आप अपने बारे में बताते हो, क्लास में होते हो, बिफोर गोइंग द स्टार्टअप के बारे में डिस्कस करने के लिए क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। आइस ब्रेक के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब हम भी लेक्चर ले रहे होते हैं क्लास में और इंडस्ट्री इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो बोले सर नाम की जरूरत नहीं आपकी, ऐसी फीलिंग्स होती है, किसी ने पूछा नहीं हो। I am working in education for the last 13 years. I have the experience in 13 years, especially in EdTech industry. Currently, I am working as a Director Growth and Marketing, Gixter Private Limited, Gurgaon. It's a EdTech startup. We have the team of 100 plus persons. और हम लोग पे आफ्टर प्लेसमेंट पे काम कर रहे हैं, बच्चों को स्किल करते हैं और स्किल करने के बाद उनको जॉब दिलाते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ एडटेक। बिफोर इस स्टार्टअप से पहले भी मेरी जर्नी एक स्टार्टअप के साथ ही थी, लर्निंग 4.0 के। और मैं 2-3 साल से प्रॉपर्ली वर्क कर रहा हूँ स्टार्टअप में। अकेडमी का स्टार्टअप जयपुर से हुआ है, सारी जर्नी स्टार्टअप की जयपुर से। लास्ट 5 to 10 ईयर्स में स्टार्टअप का जो कल्चर बदला है, स्पेशली इन कोविड ड्यूरेशंस, काफी सारे यूनिकॉर्न्स बने, तो बहुत नजदीक से देखा इन लोगों को मैंने। कुछ यूनिकॉर्न बिल्कुल क्लोजेस्ट थे लोग। तो कुछ भी कहानी शुरू होने से पहले एक प्रेशर, एक वर्ड हमारी जिंदगी में, हर स्टोरी के स्टार्ट प्रेशर से होता है। तो बिफोर गोइंग स्टार्टअप कल्चर, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में लिखा है कि प्रेशर क्या होता है। तो आफ्टर 13 ईयर एक्सपीरियंस आई जस्ट रियलाइज कि प्रेशर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रेशर। फर्स्ट वन, लाइक दिस पिक्चर की तरह एक इमेज जो आपको सामने देखिए, पेरेंटल प्रेशर। पेरेंट्स किसी की गलत नहीं होते, पेरेंट्स सबके सही होते हैं, सारा इन्फॉर्मेटिव सही होता है। बट बचपन से सिखाया जाता है कि साइंस ले ली तो डॉक्टर बन जाओ, बायोलॉजी आपके पास है, मैथ्स है तो इंजीनियर बन जाओ। बट नो वन टॉक अबाउट द
मास कम्युनिकेशन या कुछ और कोर्स कर सकते हैं, आप मीडिया में जा सकते हैं, ये बहुत सारे अदर ऑप्शन है कैरियर को लेके। आज लॉ में बहुत अच्छा कैरियर हो सकता है आपका, अच्छे क्रिमिनल एडवोकेट आप बन सकते हो, बट दे आर इफेक्टेड बाय सोसाइटी। मेजर सोसाइटी कहती है डॉक्टर इंजीनियर आपके पास कैरियर, अगर साइंस में हो, आर्ट्स में हो तो एक यूपीएससी की तैयारी कर लो, एक वो गोल हो सकता है, बाकी देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, बट वो डिस्कस ही नहीं होते हमारे पास। सेकेंड, एक पीयर प्रेशर जो जनरली लास्ट 4 to 5 years 10 years में बहुत ज्यादा बढ़ गया, सोसाइटी प्रेशर। सोसाइटी प्रेशर क्या होता है सर, बच्चों के ऊपर एक प्रेशर, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर, सब सोसाइटी इफेक्टेड हो गया। सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका है, लाइक इफ यू टॉक अबाउट द ट्विटर, इफ यू टॉक अबाउट द फेसबुक, इफ यू टॉक अबाउट द इंस्टाग्राम, इस तरह की जो मीडियम्स होते हैं, इनसे माइंड डाइवर्ट होता है, माइंड डाइवर्ट एक्टिविटी होती है। पहले हमें पता नहीं लगता था कि हमारे किसी चाचा की बेटी का प्लेसमेंट हो गया, बट नाउ जो भाभा यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको पता है उसका चाचा का बेटा किसी दिल्ली के किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका प्लेसमेंट हो गया, तो एट द एंड ऑफ इवनिंग वो सोशल मीडिया पे एक अपडेट आता है कि नाउ आई एम प्लेस। तो प्लेसमेंट वाली जो फीलिंग्स है, आप नॉर्मल तो दिन में अपने कॉलेज लाइफ में, बट शाम तक आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो गया, सोसाइटी का प्रेशर, जाने अनजाने में जो प्रेशर क्रिएट होता है। मतलब हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो हमें एक प्रेशर मिल जाता है, हम, अरे अपना कैरियर है, अपनी अपॉर्चुनिटी, टेक्स टाइम, बट ये प्रेशर क्रिएट हो गया और उसको मेंटेन रखने के लिए ऐसी हालत होती है हमारी। थर्ड टाइप का प्रेशर जो मैंने आफ्टर 13 year एक्सपीरियंस के बाद जो स्टूडेंट्स इंटरेक्ट किया, इंटरेक्टेड मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स इन पैन इंडिया, तो जिस इंटरेक्शन से मुझे मिला है कि जनरली ये पर्सनल प्रेशर स्टूडेंट जनरली कब फील कर सकता है, मेरे हिसाब से बीटेक वाला बच्चा एग्जाम की एक रात पहले उसकी ये हालत होती है कि कल पेपर है मेरे, तो उसके माइंड के सारे दिमाग के एंटीना खड़े होते हैं कि यहाँ से भी धुआं निकल रहा होता है, वहां से भी धुआं निकल रहा होता है, कि क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे लिए करने के लिए। और उस समय जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, कि आप उस समय मैकेनिकल इंजीनियर वाले बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई पार्ट करना है, वो कर लेगा, मतलब दैट टाइप प्रेशर। कल सुबह कोई इंटरव्यू है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू है, टीसीएस का इंटरव्यू है, कुछ पढ़ा ही नहीं, पता ही नहीं कि जीडीपीआई का पार्ट क्या होता है और पर्सनल इंटरव्यू वाला पार्ट क्या हो सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एप्टीट्यूड उसने देखा ही नहीं, दैट टाइप ऑफ प्रेशर, इट्स अ पर्सनल प्रेशर। वो एग्जाम से लेके जॉब तक आजकल एक्सट्रीम क्रिएट होने लग गया है, इतना महसूस होने लग गया कि बच्चा इस प्रेशर से बाहर नहीं निकल सकता। बट गलत और सही की बात नहीं कर रहा, जस्ट जनरलाइज 3 टाइप ऑफ प्रेशर स्टूडेंट लाइफ में स्पेशली प्रेशर फील किया जा रहा है। बाकी बीइंग इंजीनियर, आई एम एनआईटी ग्रेजुएट, मैं एमएनआईटी से हूँ, मास्टर्स फ्रॉम एमएनआईटी। तो व्हाट आई एम फीलिंग कि जनरली बच्चों को क्या होता है कि बीटेक का बच्चा है और नॉर्मल ग्रेजुएशन का बच्चा, व्हाट दे आर फीलिंग कि हायर स्टडी में मैं कहाँ जाऊंगा, क्या प्रेशर हो सकता है उसके पास, मैं हायर स्टडी कर लूँ, हायर स्टडी के लिए मेरे को एमटेक करनी होगी, एमटेक कर लूँ या एमएस कर लूँ, एमबीए कर लूँ, मैं ग्रेजुएशन का बच्चा है, बीटेक का बच्चा एमबीए कर लूँ, कैट तो मेरा क्लियर नहीं हुआ, दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हायर स्टडीज। देयर लॉट ऑफ क्रिएटेड द प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट जॉब, मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा कि नहीं लगेगा, प्राइवेट जॉब की तरफ सोचते हैं, कुछ लोग स्टडी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ सोचते हैं, मेरा एमएस हो जाए बाहर से, एब्रोड में चल जाऊँ एमएस करने के लिए, बजट नहीं है, बट देयर क्रिएटेड प्रेशर स्टूडेंट लाइफ में। कुछ लोगों ने आजकल स्टार्टअप का प्रेशर लेना शुरू कर दिया है, स्टार्टअप शुरू कर लूं, आइडिया है कि नहीं है, फंडिंग कहाँ से आएगी, कैसे शुरू करेंगे, देयर लॉट ऑफ चैलेंजेस देयर। एक नया जो एड ऑन हुआ आजकल, हर हर ग्रेजुएशन के दिमाग में, हर इंडिया में हर दूसरा इंसान सोचता है कि मैं अपना कुछ शुरू कर लूं, और अपना कुछ शुरू करना ही स्टार्टअप है मेरे हिसाब से। आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पे स्टार्टअप है, तो कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के बारे में सोचता है, दैट टाइप प्रेशर्स। और ये आपको डायग्राम में शो होगा प्रेशर कैसे हमारी ईसीजी जो हमारी मूव कर रही है, और इस तरह ग्राफ होता है माइंड में दिन भर चल रहा होता है। आज से 10 to 15 years बैक पहले ऐसे ऑप्शंस ही नहीं होते, क्या ठीक है मैं ये गोल क्लियर होता है, बट देयर लॉट ऑफ ऑप्शन आर इन प्लेटर अवेलेबल। अब हमें चूज कौन सा करना, बड़े कंफ्यूज होते हैं, हमारे आसपास सराउंडिंग 50 लोग होते हैं जो दिन भर हमें बताते हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर सकते हो, बट लिटरली हम अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमें एग्जैक्टली करना क्या होता है। बहुत अच्छे से क्वेट है, डोंट वरी अबाउट योर फेलियर, जस्ट ओनली हैव टू बी राइट पाथ। ऑडियंस में से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप गैस हु इज द फर्स्ट पर्सन, आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा भी आइडिया, तो फर्स्ट इमेज किसकी है, इंटरेक्टिव, अगर आप लोग हाँ सॉरी, फर्स्ट इमेज किसकी है?
Am I audible? यस सर ऑडिबल है। तो फर्स्ट इमेज आप बताएंगे, कोई चैट बॉक्स में बता सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं। एक स्टोरी को लिंक करेगा, सारे स्टार्टअप वाले लोग थे। मिस्टर आशीष हेम रजनानी is the CEO of the Book My Show। बुक माई शो के CEO ही इज नॉट IITian, ही इज नॉट NITian। इन्होंने मुंबई की मिठी भाई कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी, 1997 के आसपास की थी, और वहीं से MBA किया था। नाउ वैल्यूएशन ऑफ आशीष हेमचंद रजनानी 3000 करोड़ आज की टाइम में। कोई IITian नहीं है। सेकंड वन के लिए कोई गैस आपकी तरफ से? हु इज द सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन बता सकते हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। प्रमोद सर, पुष्पा मैम, रश्मि मैम, कोई रिप्लाई करेंगे? अमृता गोयल। लास्ट पर्सन पेटीएम फाउंडर शेखर शर्मा। या उस पर आ रहा हूँ मैं अभी। सेकंड वन, बाकी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। सेकंड वन इज द शशांक है। शशांक NIT सूरतगल से बीटेक है, 2009 बैच, और ही इज द फाउंडर ऑफ द प्रॉक्टर टेक्नोलॉजीज। प्रॉक्टर टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स और उनके लिए काम करती है, डॉक्टर्स और कस्टमर के बीच में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था। नाउ वैल्यूएशन ऑफ शशांक ND इज ऑलमोस्ट $900 मिलियन की कंपनी। शशांक के उसमें 10% शेयर्स है। $90 मिलियन, $1 बिलियन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 7.5 करोड़ रुपए होते हैं। 75 रुपए के डॉलर की बात करें तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ की वैल्यूएशन है। 2009 बीटेक ओनली, NIT सूरतगल। थर्ड पर्सन इज, एनी गेस? मिस्टर राहुल शर्मा। माइक्रोमैक्स का आपने नाम सुना होगा, उसके फाउंडर है। राहुल शर्मा, यस। इज द वैल्यूएशन ऑफ 4,000 करोड़, अप्रोक्स 4,000 करोड़ थी लास्ट, जिनका जो 21 में जो सर्वे आया था 4,000 करोड़ थी। ये भी किसी IIT से नहीं है, नागपुर के किसी कॉलेज है, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ कुछ से बीटेक है, मैकेनिकल इंजीनियर। पहला ग्रेजुएशन, सेकंड पर्सन NITian, थर्ड पर्सन मैकेनिकल इंजीनियर किसी प्राइवेट कॉलेज से। फोर्थ वन को तो आप जानते होंगे, बहुत सारे रूम बुक करते हो इनके नाम से। अरे रूम बुक्स करते हो बहुत सारे इनके, बहुत यंग एज में एंटरप्रेन्योर बन गए थे। स्किन दिख रही है आप लोगों को? पैनी बंसल और ये फोर्थ वन जो ये फ्लिपकार्ट फाउंडर। नहीं, रितेश अग्रवाल, ओयो का फाउंडर। 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी भाई ने इसने, और स्टार्टेड और कंपनी $9 बिलियन लास्ट 21 में था। $1 बिलियन में अगर 75 रुपीज का अगर डॉलर वैल्यू है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने कितने हजार करोड़ की कंपनी होगी इनकी। यूनिकॉर्न से भी ऊपर आ चुकी है। $1 बिलियन यूनिकॉर्न होता है 8,000 करोड़। तो $9 बिलियन वैल्यूएशन थी। 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, उसके बाद कुछ ना कुछ कोर्सेज कर लिए थे आउटसोर्स वाले, बट मेन जो स्टार्ट की थी एंटरप्रेन्योरल जर्नी 12th के बाद की थी। क्या बिजनेस है सर इनका? बिजनेस है फोर्थ हो चुके। फिफ्थ वन, कुणाल शाह का, रितेश अग्रवाल। रितेश का सर ओयो का फाउंडर। अच्छा, ओयो ओयो होटल्स, बुक ओयो होटल्स। था ना, तभी तो मैंने कहा आप होटल्स बुक करते हो इनके नाम से, बहुत सारे डिस्काउंट देते हैं ओयो के। तो सबसे पहले होटल में एंट्री की थी, सस्ते वाले रूम्स, चीपेस्ट रूम्स, अच्छी क्वालिटी के रूम इन चीप रेंज।
स्टार्टेड बाय द रितेश। ये है रितेश के बाद वाले। अगर बहुत लेटेस्ट अभी बहुत नाम चल रहा है इनके, स्पेशली जयपुर में बहुत सारी होर्डिंग्स लगी रहती है, आपके भोपाल में बहुत सारी होर्डिंग। क्रेड का नाम सुना आपने? क्रेड, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए कंपनी है ये, Great, great. तो क्रेड के फाउंडर है कुणाल शाह, बीए पास आउट, बैचलर ऑफ आर्ट्स, नरसिंह मोहन जी ड्रॉप आउट। यूनिकॉर्न्स बन चुकी है। यूनिकॉर्न्स हम लोगों को पता है कि 8,000 करोड़, 7,500 से 8 करोड़ के बीच की कंपनी होती है। 42,000 के ऊपर से इनकी वैल्यूएशन है। आज एंजल इन्वेस्टर है बहुत बड़े। 4 to 5 ईयर्स की जर्नी है इनकी जो स्टार्टअप, बाकी तो चल रहा था इनका। बीए पास आउट। लास्ट आप लोगों ने बता ही दिया। पेटीएम के फाउंडर का नाम क्या है? शेखर शेखर शर्मा। पूरा विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर। शर्मा है श्योर? विजय विजय शेखर शर्मा। शेखर विजय शेखर पेटीएम के फाउंडर है। और बहुत अर्ली जो टाइम था इंडिया का स्टार्टअप में यूनिकॉर्न्स बनने का, उस समय इनका स्टार्ट यूनिकॉर्न बन चुका था। यूनिकॉर्न की जर्नी बहुत इंडिया इंडिया बहुत थी वो सफलता यूनिकॉर्न्स के फॉर्म में। का लिंक करने का मेरा लॉजिक था कि बच्चों को जनरली ऐसा फील होता है, सर आप सक्सेस होते हैं, सारे एनआईटी वाले सक्सेस होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि स्किल आप दिमाग किस तरह जा रहा है, आप उस प्रॉब्लम को बहुत फंडिंग है, बहुत इन्वेस्टर्स है। इफेक्ट स्टार्टअप को, इन्वेस्टर को आपका आइडिया समझ में आना चाहिए। डजंट मैटर कि यू आर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। एक टाइम था 2013-14 में इंडिया में जब बात होती है अच्छा आईआईटी इसको फंडिंग दे सकते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा दिमाग है। बट मेरे पास 1.5 साल हो गए लिस्टेड, दे गॉट द फंडिंग, सीरीज ए और सीरीज बी फंडिंग पहुंच चुके हैं और एक अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। इटसेल्फ गिक्सटर के जो दोनों फाउंडर्स हैं जो साथ में काम करते हैं, आई एम द पार्ट ऑफ डायरेक्टर ग्रोथ एंड मार्केटिंग, मैं इक्विवेलेंट टू फाइंडर काम करता हूं उनके साथ। द पोजिशनिंग व्हेन आई डिस्कस की दे आर सेम पास आउट 2009 बैच, आईएमसी के कॉलेज था फरीदाबाद में, नॉर्मल कॉलेज सेम। काफी सारे स्टार्टअप्स इनका आप देखोगे जो यूनिकॉर्न्स की रेंज में आ चुके हैं और बन रहे हैं। रिसेंटली फिजिक्स वाला बना, उनका भी कॉलेज आप देख लेना। स्टार्टअप एग्जैक्टली होता क्या? स्टार्टअप बहुत टिपिकल डेफिनेशन है, बहुत सारी चीज होती है, बट मुझे समझ में आता है कि किसी भी एक रियल प्रॉब्लम का, आपने एक प्रॉब्लम का स्टेटमेंट का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है विद प्रॉपर प्रोसेस, दैट्स अ स्टार्टअप। कोई भी आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, आइडिया आने के बाद स्टेप क्या होती है उसकी उसकी प्लानिंग्स होती है। प्लानिंग होने के प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिजाइन होगी, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी। जब भी इन्वेस्टर के सामने आता है तो आपको बेसिक सामने एक चार्ट दिख रहा है, ये वाली चीजें वो पूछता है आपकी पीपीटी में। बेसिक स्टार्टअप तो आपने शुरू किया 5,000 10,000 लगा के, स्टार्टअप एक आइडिया पे शुरू हुआ, बट एक प्रॉपर लेवल पर थोड़ा सा एक विजुअलाइज होना शुरू होता है। तो उसके 5 to 6 स्टेप्स होती है। आइडिया होता है, एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग के साथ स्ट्रेटेजी डिजाइन होती है, देन स्ट्रेटेजी के साथ आपका उसका मार्केटिंग प्लान डिजाइन होता है कि हाउ वी स्टार्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, हम ऑफलाइन मार्केटिंग करेंगे, हम किस पैनल के थ्रू मार्केटिंग करेंगे, हम लोग टीम हायर करेंगे, किसी एजेंसी को देंगे, लॉट ऑफ मार्केटिंग मेथड्स मेथोलॉजी, तो कौन सप्लाई करेंगे। ये सब जो डिजाइन होने के बाद आती है, इनिशियली तो आपको अपने कुछ फंड से स्टार्ट कर दिया, देन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट फाइनेंस, फाइनेंस कैसे शुरू होगा, कैसे फाइनेंस प्लानिंग है, आपने टीम हायर करोगे, आप 2 लोग शुरू तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद आप हायर करोगे या 5 मंथ्स के बाद स्टार्ट करोगे। ये बेसिक आपका गोल होना चाहिए, पता होना चाहिए नेक्स्ट 5 मंथ्स में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। देन फाइनेंस का क्लियर होता है तो इट्स एग्जीक्यूशन मोड, रियलाइजेशन मोड पे आ जाता है, और रियलाइजेशन इफेक्टिवली अच्छे से काम होता है तो फंडिंग भी आती है, फंडिंग आती है सक्सेस भी मिलती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टअप। इन इंडिया जनरली जो डेफिनेशन है स्टार्टअप को लोग इग्नोर बहुत करते हैं, क्योंकि हर दूसरा इंसान कहता है कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। एक दुकानदार भी कह रहा है कि मेरा स्टार्टअप है, पिज्जा बनाने वाला कह रहा है कि मेरा स्टार्टअप है, खुद का बिजनेस स्टार्टअप। बट नॉट अ राइट डेफिनेशन और रॉन्ग डेफिनेशन। मेरे हिसाब से कह सकते हैं स्टार्टअप, बट स्टार्टअप की डेफिनेशन मैंने प्रीवियस इमेज में बनाई, अगर इफ डोंट हैव दैट टाइप ऑफ चार्ट और प्रॉपर प्लानिंग है तो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस है, इट्स नॉट अ स्टार्टअप। जहां टेक इन्वॉल्व हो रहा है या आपका कुछ प्लान है कि आप इसको स्केल करोगे। स्टार्टअप की डेफिनेशन स्केल, स्केल एक वर्ड यूज होता है। एक ट्रेडिशनल पहले प्लानिंग होती थी, हम लोग कोई सेंटर खोलते थे या कोई कोचिंग चलाते थे, हम सोचते थे एक सिटी में 4 सेंटर हो जाए या 5 सेंटर हो जाए।
बट स्टार्टअप जो माइंड होता है, फाउंडर का माइंड जो होता है, दे थिंक कि स्केल कैसे करें। ऑनलाइन आने के बाद ये बहुत कल्चर बढ़ चुका था। टेक्नोलॉजी जब तक स्टार्टअप में इन्वॉल्व नहीं होती, चाहे वो फूड का स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे वो एडटेक कर रहे हो, चाहे वो फिनटेक कर रहे हो, या किसी भी तरह का स्टार्टअप कर रहे हो, फाइनेंस में आप कर रहे हो, बहुत सारे फिनटेक कंपनीज यूनिकॉर्न बनी है। तो जब तक टेक इन्वॉल्व नहीं होगा, स्केल नहीं होगा। स्केल नहीं होगा तो सक्सेस नहीं मिलेगी। ये तो लिमिटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस करते, एक सेंटर यहाँ पे, एक सिटी में दूसरा खोल लिया, तीसरे सेंटर, हर जगह न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू प्लानिंग, न्यू न्यू पर्सन्स। स्टार्टअप थिंक किया मेरा स्केल होता रहे, मैन पावर का लिमिटेशन बढ़ता रहे कि हाँ इतने मैन पावर थे, ऐसा नहीं कि हर जगह मुझे नया इन्वेस्टमेंट, नई प्लानिंग, तो स्केल होना बड़ा मुश्किल आया था उसमें। हाइब्रिड मॉडल कहीं ना कहीं आजकल चलना शुरू हो चुका है, फिजिटल जिसको हम बोलते हैं। नंबर ऑफ स्टार्टअप एंटर इन यूनिकॉर्न क्लब, कितने स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में एंटर कर चुके हैं? कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिकॉर्न्स इन इंडिया? मैं बहुत बार यूज कर चुका अभी। सॉरी मेरा वीडियो ऑफ था। एनीवन टेल मी? 8 तो 2022 में ही है। 8 नहीं, मैं आई एम जस्ट आस्किंग कि नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया। नहीं, आई एम नॉट आस्किंग द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न, आई एम आस्किंग द डेफिनेशन ऑफ यूनिकॉर्न। आप क्या समझते हो यूनिकॉर्न से? बहुत 100 यूनिकॉर्न बिलियन डॉलर से जिनका टर्नओवर ज्यादा रहे वो यूनिकॉर्न कहलाते हैं। इससे ज्यादा सर? 100 बिलियन डॉलर से अबाउट टर्नओवर रहा है। नहीं सर, 100 बिलियन बहुत ज्यादा हो गया सर अमाउंट। 100 बिलियन, 1 100 मिलियन। मिलियन डॉलर। ओके, 100 मिलियन डॉलर। एनीवन एल्स? सर आपने टर्नओवर बोला ना? यस सर। और कोई अपना ओपिनियन देना चाहता है इसमें? Sir, I think $1 billion, sir. वन $1 billion. 1 बिलियन डॉलर? Yeah. Yeah, it's a correct. $1 billion. It's not $1 billion. It's a $1 billion. It's a turnover valuations. Sir, turnover. वैल्यूएशन सर, वैल्यूएशन रहेगा। मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा कि किसी भी स्टार्टअप का टर्नओवर 1 बिलियन जब पहुंच जाएगा ना, तो एक अलग ही दुनिया हो जाएगी। अभी तक स्टार्टअप प्रॉफिट में बहुत कम स्टार्टअप प्रॉफिट में है, और तब अगर टर्नओवर हो जाएगा तो हम एक अलग मोड पे पहुंच जाएंगे। तो इट्स अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन जिन स्टार्टअप का। इट्स अ वैल्यूएशन, जैसे मैंने बोला 7500 का हमारा, 75 रुपीज का हमारे डॉलर है। तो 7,500 की जो कंपनी है जिसका वैल्यूएशन 7,500 करोड़ है, वो यूनिकॉर्न्स होती है। एम आई क्लियर? क्लियर है ये वाला आपको पॉइंट? यूनिकॉर्न्स कौन से होंगे हमारे? क्लियर। इट्स अ वैल्यूएशन, इट्स अ वर्चुअल वैल्यूएशन, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, एजेंसीज बनी हुई है, जो बिजनेस को एनालिसिस करती है कि आपने इतने आपके इतने कस्टमर्स है, आपकी सीएसी कस्टमर एक्विजिशन रेट इतनी है, आपका बर्न रेट इतना है, आप इतना कर चुके हैं। एक 1x 2x ग्रोथ दिखती है। 1x 2x क्या होती है कि आपका लास्ट मंथ आपका ग्रोथ था, मान लो आपका 5 लाख रुपीज, नेक्स्ट मंथ आपने उसको रेवेन्यू किया 15 लाख, तो 3x ग्रोथ हो गई करंट ग्रोथ से। आप सेट करके रखते हो 3x 4x। तो स्टार्टअप की दुनिया में जब बात करो तो ये वाली बातें होती है, 3x क्या ग्रोथ थी, 4x करेंगे, नेक्स्ट हम 7x करेंगे। अभी रिसेंटली आप लोग देखोगे फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न बना है, तो फिजिक्स वाले का इतना टर्नओवर नहीं हो गया, बट वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट की, उसके कस्टमर्स कितने हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं, कस्टमर्स कितना रेवेन्यू उसका जनरेट कर रहा है, वो 1x 2x 3x। तो उसने $100 मिलियन फंडिंग उठाई। $100 मिलियन का मतलब 750 करोड़। हमें क्लियर? ये वाली फंडिंग उसने उठाई है अभी। उसके उस पर वैल्यूएशन कितना निकला था उसका? 7,500 करोड़ का वैल्यूएशन निकला। उस पर वैल्यूएशन पे वो यूनिकॉर्न बना है। ऐसा नहीं कि उसका उसका रेवेन्यू 7,500 करोड़ का हो चुका। जिस दिन रेवेन्यू इस लेवल का हो जाएगा तो चीजें बिल्कुल अलग होगी यार, वो लार्जेस्ट कंपनीज में काउंट हो जाएगी। तो यूनिकॉर्न्स होते हैं, इनका वैल्यूएशन होता है। बहुत सारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो कैलकुलेट करती है इस कंपनी का ग्रोथ चार्ट ये था, बहुत सारे मल्टीपल फाइनेंशियल फिगर होते हैं, फिर उसकी एक रिपोर्ट निकल के आती है ना, वैल्यूएशन इतना होना चाहिए। इन्वेस्टर में वीसी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं।
2022 में अब तक 17 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, 100 क्रॉस कर चुका ऑलरेडी इंडिया में। और अभी तक इस साल अभी तक 17 है। कल तक का एक न्यूज था, एक और बना है यूनिकॉर्न, 103 से 104 हुए हैं, बट अभी फाइनली अपडेटेड नहीं है उसकी शीट्स। टर्म शीट होती है इनकी, वो अपडेटेड नहीं है अभी तक, बट 17 यूनिकॉर्न बन चुके हैं हमारे भी। मैं 2018 की बात करूं तो देयर आर 10 स्टार्टअप्स इन इंडिया, दे एंटर इन यूनिकॉर्न क्लब, ओनली 10 स्टार्टअप्स 18 में। 637 वाज फाउंडेड इन ओनली 2018। यूनिकॉर्न्स एक अलग डेफिनेशन है, बट 637 यूनिक स्टार्टअप फाउंडेड हुए थे 2018 में। और 11 बिलियन, इट्स नॉट मिलियन, 11 बिलियन इन्वेस्टेड हुआ था। 743 डील्स हुई थी, ऑलमोस्ट 743 डील्स हुई थी, जिसमें ये डील हुई है। इट्स अ रियलिस्टिक नंबर। जो 3 या 4 वेबसाइट, इंक 42 एक वेबसाइट है जो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 90% करेक्ट देती है, बट कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिमिनेट मिलेगा। कोई 103 बोलेगा स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स, कोई 102 बोलेगा, कोई 99 बोल रहा होगा। बट अभी 103 से 104 गवर्नमेंट ऑफिशियल जो निकला था लास्ट फिजिक्स वाला, 103 बोला गया था उसको 2019 में। 18 में हमारे पास 10 थे, बट 19 में अगेन स्टार्टअप का यूनिकॉर्न क्लब कम हुआ था। ओनली 7 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में पार्टिसिपेट हुए थे, निकल पाए थे उनकी वैल्यूएशंस। और ज्यादातर जो स्टार्टअप्स इनमें से 7 में से आउट ऑफ 5 B2B थे। आई थिंक आप लोग अवेयर होंगे B2B और B2C के बारे में, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। तो B2B वाले 5 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने थे 2019 में। टू 2020 इट्स अ टाइम ऑफ कोरोना। मतलब लग रहा था कि लोगों को पता नहीं क्या होगा, सबके बिजनेस फ्लॉप हो रहे थे, सब चीजें हो रही थी। बट उस साल भी पेंडेमिक में 11 इंडियन स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट इन द यूनिकॉर्न क्लब। उनका यूनिकॉर्न क्लब में उनका वैल्यूएशन काउंट हुआ। जयपुर से स्पेशली अनअकैडमी को मैंने बड़े क्लोज से देखा है। व्हेन आई एम रनिंग माय सेंटर्स, आई एम रनिंग द ट्रेडिशनल बिजनेसेस, दे स्टार्टेड देयर जर्नी इन 2015 ऑनवर्ड्स। रोमन सैनी और गौरव मुंजाल, पर बहुत मेहनत की उन लोगों ने। दे स्टार्टेड 1 रुपीज टेस्ट सिस्टम शुरू करते हैं। स्टार्टअप की सबसे अच्छी एक बात होती है और एक बेकार बात होती है कि नो वन नोज कि क्या होने वाला है। लिटरली कि आपको डे फर्स्ट अप्लाई होता है कि अच्छा है ये मॉडल अच्छा है, करो इसको। करते करते 2 मंथ्स का रियलाइज होता है कि नहीं यार, और लूज पॉइंट से इसको और करते हैं। तो कीप ट्राइंग, कीप रिजल्ट्स, वेटिंग ऑफ द ग्राफ्स कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके साथ धीरे 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 फिल्टर निकलता जाता है। डे फर्स्ट सबको विजन पता होता है कि मुझे इस डोमेन में काम करना है, मेरा एरिया है, और ये मैंने एक मॉडल बनाया जो मुझे लग रहा है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जिसका मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ जो लोग नहीं दे पा रहे। इट्स नेवर मैटर कि स्टार्टअप, जितने भी स्टार्टअप आए, तो आप एक ध्यान रखोगे कि ऐसा किसी ने भी नहीं किया कि कुछ अपने पोटेशियम मिला के, कैल्शियम मिला के कुछ एक नया कलर निकाल दिया। इनोवेशन इज अ पार्ट ऑफ स्टार्टअप, बट ऐसा नहीं कि आप पुराने स्टार्टअप को आप नया इनोवेट नहीं कर सकते। जो स्टार्टअप चल रहे हैं, जो कुछ चल रहा है, आप नया टेक्नोलॉजी दे सकते हो उसको। अनअकैडमी आने से पहले और अनअकैडमी के बाद एडटेक में स्टार्टअप नहीं आएगा। बाइजूस ऑलरेडी वर्किंग दैट डोमेन, बट अनअकैडमी आया, यूनिकॉर्न बना। वेदांतु आया, वेदांतु अगेन यूनिकॉर्न बना। क्यू मैथ्स है, बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप है, दे आर वर्किंग इन डिफरेंट डोमेन्स। ये भी स्कूल्स में कराते हैं, वो भी कॉलेज में कराते हैं, वो प्रिपरेशन करवाते हैं। ऐसे फिनटेक कंपनीज है। नाइका का नाम सुना होगा आपने, नाइका। एट द एज ऑफ 50 के बाद वो यूनिकॉर्न बनी है, फीमेल। बहुत फेमस नाम आया था नाइका का। जीरोदा, इट्स अगर आप नाम देखना चाहो तो सेल्स, जो शेयर्स का मार्केट का वक्त देखते हैं, इन्होंने इतना इजी कर लिया है सारा ट्रेडिंग वाला बिजनेस, सारा ट्रेडिंग चीजें करने वाला। रेजर पे शायद हम लोग यूज भी करते हैं अभी। तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस अवेलेबल है सारे वाले। कोविड-19 के बाद भी हम लोग 11 स्टार्टअप्स को हमने यूनिकॉर्न बनाया है। टू 2021 चेंजिंग इंडिया, सब कुछ बदल गया इंडिया में। जहां हम लोग 2015-16 में हम बात करते थे कि 5 बनेंगे, 10 बनेंगे, 15 बनेंगे, 21 में बाढ़ आ गई यूनिकॉर्न्स की। नाउ इंडिया इज अ थर्ड पोजीशन। आप लोगों को पता है इंडिया थर्ड पोजीशन पे है? यस या नो? यस। फर्स्ट पे कौन है?
सबको पता होगा। स्टार्टअप में यूनिकॉर्न्स में फर्स्ट पे कौन है, मतलब नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स किस कंट्री के ज्यादा है? जर्मनी। नो। यूएसए। या महाशक्ति यही की भाई, वो पैसे में तो उनके पास जो पावर से टेक्नोलॉजी अभी है। यूएस से 800 के आसपास यूनिकॉर्न्स उनके पास। सेकंड पे, ओके सर। सेकंड नहीं मालूम। एनी गेस? क्या बोला किसी ने अभी? आप लोग थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओगे तो अच्छा लगेगा, हम बात करते रहेंगे तो चलता रहेगा, पता लग रहा है। एनी गेसेस? यूएई। मे बी सर। हेलो, कुछ यस बोलेंगे आप सर। लोग? सेकंड, सेकंड कौन सा है? चाइना। चाइना। China. ऑब्वियसली यार, आज हम कितनी बात कर रहे हैं, हम चाइना को बीट करेंगे, इट्स गुड पार्ट हम लोग करते हैं, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियली चाइना का बहुत बहुत कुछ है उसके पास। तो चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, बट जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है, आई एम डैम श्योर हम 2025 में चाइना को क्रॉस कर लेंगे। चाइना के पास ऑलमोस्ट अभी 225 है अप्रोक्स जो उसके यूनिकॉर्न्स है। इंडिया 104 पहुंच चुका है, जिस रेंज से 21 में बढ़ा है। तो जो टारगेटेड प्रोजेक्टेड जो दिख रहा है 25 और 26 में, अगर इसी रेट से हम लोग बढ़े तो 100% यूनिकॉर्न्स हम क्रॉस कर सकते हैं चाइना को। वी आर इन सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी भी वी आर इन वेरी गुड पोजीशन कि हम लोग थर्ड पोजीशन पे पूरे वर्ल्ड में यूनिकॉर्न्स में। इट्स नॉट बैड पोजीशन। जर्मनी वर्मनी सबसे ऊपर हम लोग, वो सब 70-80 की रेंज में यूनिकॉर्न्स में। और नेक्स्ट जो सिचुएशन आने वाली है कि अगर आप टॉप 500 यूनिकॉर्न देखोगे, उसमें 25 जो टॉप है वो इंडिया के हैं यूएस के बाद। फर्स्ट पर यूएस है, टॉप 25 जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं किसी पोजीशन में चाइना को बीट कर रहे हैं। तो इंडिया इज ग्रोमिंग। एक टाइम था कि स्टार्टअप लगता था कि पता नहीं कैसे चलवाएगा कैसे कर, बट इट्स टाइम ऑफ मैजिक। आपके पास परफेक्ट आइडिया है, आप अच्छे से काम कर रहे हो और इफेक्टिवली पॉजिटिवली सोच रहे हो। आप किसी इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद करने के लिए सोचो कि पैसा आ जाएगा, फंडिंग आ जाएगी, इट्स नॉट फन यार। पैसा देता है इन्वेस्टर, करोड़ों रुपए देता है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए देता है अगर वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। सीरीज ए में अभी 200 करोड़ 300 करोड़ बड़ा बेसिक फिगर होता है, 200 करोड़ रुपए सीरीज ए फंडिंग के अंदर। बट आ रहे हैं, टर्म शीट होती है, दे वांट परफॉर्मेंस ऑल्सो। उनको मैटर नहीं करता कि आप इनिशियली आप लॉस में चल रहे हो। ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें क्या होता है कि हमें प्रॉफिट और लॉस देखना पड़ता है, एबिटा देखना पड़ता है। बट यहाँ है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे है। आपने ग्रोथ 3x सोचा था, फंडिंग के बाद 7x पहुंच गए, 7x के बाद आप यू आर प्लानिंग 15x। तो वो ग्रोथ मैटर कर रही थी इन्वेस्टर के लिए। डजंट मैटर कि ठीक है लॉस में तो बाद में कवर करेंगे। 90% से ऊपर के स्टार्टअप इंडिया में भी लॉस में है, बट एक टाइम बीइंग के बाद वो प्रॉफिटेबल होते हैं, उनकी वैल्यूएशन निकलती है और वो एक्वायर भी हो जाता है कई बार। 22 के कुछ यूनिकॉर्न्स जो बने हैं अभी रिसेंट वाले, आप देख सकते हैं। फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू बहुत फेमस हो रहा है, फिजिक्स वाला। हम लोग एजुकेशन वाले लोग हैं, एजुकेशन में, इसलिए मैं बार बार एडटेक को फोकस कर रहा हूँ कि एडटेक सबको पता होता है। एडटेक इंडस्ट्री जिस तरह चेंज किया ना, फिजिटल मॉडल लिया है। हम लोग 2 साल पहले 3 साल पहले वी आर नॉट एक्सेप्टेबल की वेबिनार्स होंगे या बच्चे ऑनलाइन क्लास लेंगे। आप लोग सब टीचर्स भी हो कनेक्टेड सारे, यू नो वेरी वेल की मतलब हैबिचुअल नहीं था इंडिया में कि यार ऑफलाइन में टीचर आए पढ़ाए। नाउ मेंटेलिटी हाइब्रिड तो हो चुकी है, बच्चे की मेंटेलिटी हाइब्रिड हो चुकी है। दे वांट की क्लास भी हो जाए और ऑनलाइन भी हो जाए सेटअप। मेरा टाइम बचेगा, कॉस्टिंग बचेगी, देयर लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन आल्सो। दे आर द 17 यूनिकॉर्न्स जो अलग अलग डोमेन में काम कर रहे हैं। फिजिक्स वाले, और ये अभी रिसेंट बना है ना, कोटा में काफी सेंटर्स खोल रहे हैं, अलग पंडे अच्छे से काम कर रहे हैं। दे यूनिकॉर्न्स हैव द 83 बिलियन फंडिंग, और 332 तक अब तक बिलियन फंडिंग टोटल अब तक आ चुकी है इंडिया में। $332 बिलियन। $1 बिलियन में 8,000 करोड़ होते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 332 से। इतना फंडिंग आ चुका है, वैल्यूड इतनी हुई है, फंडिंग 83 आ चुकी है। 22 के हम लोग अब स्टार्टअप के कुछ नाम देख सकते हैं, अगर नहीं दिख रहा था आपको क्लियरली। डील शेयर आपने नाम सुना होगा, शॉपिंग में आप यूज करते हैं। पर्पल है, ओपन है, डॉइनबॉक्स है, लीड स्क्वाड है, इलास्टिक रन है।
ये आप एक बार थोड़ा सा नजर डालो उस पर एक बार अच्छे से, कि देखो 15 की जब हम बात करते थे इस ग्राफ पे, तो 15 में यूनिकॉर्न्स 5-6 दिख रहे हैं आप लोगों को ओनली, 15 और बिफोर। 16 में 3-4 यूनिकॉर्न्स होते थे इंडिया में, फ्लिपकार्ट के नाम होते थे, फ्लिपकार्ट आ गया, पेटीएम आ गया। 17 में लेट्स सी, एक अपडेटेड एक ही है। उसके बाद देखो 18, 19, 20 और 21 तो भर गया पूरा। इंडिया में बाढ़ आ गई थी, उस समय कोविड चल रहा था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, और ये यूनिकॉर्न्स पे यूनिकॉर्न्स बनाए जा रहे हैं। मामाअर्थ है, अभी सोनी टीवी पे उन्होंने आप लोगों ने देखा होगा, सारे इन्वेस्टर्स भी आए थे, एक शो भी आया था। हैव यू सीन, एनीवन सीन, कि पहले यूएस में ऐसा शो चलता था स्टार्टअप वाला, नाम बताएगा मुझे कोई? अभी सोनी टीवी एक शो चल रहा था फंडिंग वाला, शार्क टैंक शार्क टैंक, राइट। तो Yes, शार्क, अभी भी है, राज्यसभा टीवी पे भी आ रहा है, दूरदर्शन पे भी आ रहा है। राइट। तो वो एक अलग वैल्यू क्रिएट कर रहा है। पहले पता ही नहीं था फंडिंग क्या होती है। ये लोग ठीक है, कुछ स्क्रिप्ट होती है, कुछ प्लानिंग्स भी होती है, बट कुछ इनको पब्लिसिटी भी मिलती है। बट राइट प्रोसेस ये होता है, इन्वेस्टर के सामने आप जाते हो, पूरा पिच डेक रखना पड़ता है, पूरा पीपीटी होता है, वो पूरा बिजनेस प्लान समझता है। ही सी द फ्यूचर इन योर आइज। एग्जैक्टली वो देखना चाहते हैं कि एजेंडा क्या है। इट डजेंट मैटर यू आर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, यू आर फ्रॉम द भाभा इंस्टीट्यूट, या तो एनआईटी जयपुर, या किसी पूर्णिमा कॉलेज से, किसी ऐसे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप पास आउट, इट डजेंट मैटर। मैटर्स डेट कि आपका एजेंडा, आपका गोल क्लियर है, आपके चार्ट्स क्लियर है। उसको इनिशियली वो चार्ट्स पे पैसा लगाता है, उसको नहीं पता कि 2 साल बाद आप परफॉर्म करोगे नहीं करोगे। बट आप चार्ट्स में कंफ्यूज है, अपने ग्राफ्स में कंफ्यूज है कि मैं सर ये परफॉर्मेंस रेट रहेगी हमारी, ये एबिटा रहेगा, बहुत सारी टर्म्स होती है, बर्न रेट होती है, कितना बर्न हो रहा है। समटाइम्स स्टार्टअप अपने अकाउंट में पैसे होने के बाद ही खर्च नहीं कर पाते। डू यू नो दैट थिंग? क्योंकि उनको प्रेशर ये होता है कि आपका पहले रेवेन्यू आ रहा था 25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए महीने का, 40 लाख रुपए आ रहा था, आपके अकाउंट में 15 करोड़ पड़े, नॉट एन इशू। अब रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, आपका रेवेन्यू हो गया 10 लाख रुपए, बट अकाउंट में 15 करोड़ है, तो इन्वेस्टर सेज दैट कि भाई इसको कोस्ट कटिंग करो, निकालो लोगों को, जब भी तो बैलेंस आएगा। तो ये जो हायरिंग और डी हायरिंग होती है, बहुत होती है ये वाली। हायरिंग बहुत फास्ट होती है, निकालते बहुत, पैसा भी बहुत अच्छे से देते हैं, पोजिशनिंग बहुत अच्छे से देते हैं। तो दिस इज द सिनारियो, जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन से है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एक टाइम था जब हम इंडिया में बात कर रहे थे, तो स्टार्टअप को यूनिकॉर्न क्लब बनने में के लिए 2010 से पहले 10 साल लगते थे, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से पहले स्टार्टअप यूनिकॉर्न नहीं बनता था। देन आफ्टर 2010 के बाद 5 से 7 साल लगने लगे, 15 के बाद। नाउ 2020 के बाद से अब ये टाइम आ गया, स्टार्टअप 1 से 2 साल में भी यूनिकॉर्न बन सकता है, डजंट मैटर। $1 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी बन सकती है स्टार्टअप 1.5 से 2 साल के अंदर। जो 10 ईयर्स का टाइम था वो 1.5 साल आ गया। हाउ यू परफॉर्म, हाउ यू कंज्यूमर्स अटेंड यू, कैसे कस्टमर आपके अटैक होते हैं, कैसे सब्सक्राइबर आपके बढ़ रहे हैं, क्या रेवेन्यू मॉडल फ्लोट हो रहा है, बहुत बहुत फास्ट हो चुका है यूनिकॉर्न्स की रेंज। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हम एक पहले अर्ली जो प्रोजेक्शन था 2025 हमारा स्टार्टअप का था, कि हम 2025 में, जब 20 की बात 20 में हम थे, तो हमारे प्रोजेक्शन था कि 2025 में हमारे 100 स्टार्टअप शायद यूनिकॉर्न्स बनेंगे। बट हम उसको तो 22 में अचीव कर चुके हैं। फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 22 वी क्रॉस द 100 यूनिकॉर्न्स। अभी तो पूरा 22 बचा हुआ है, 6 मंथ्स का 22 बचा हुआ है अभी। पिछली बार 42 थे, तो एक्सपेक्टेड 44 45 इस साल भी होंगे। तो जो नंबर्स बढ़ेगा तो एक अलग ही वैल्यूएशन चीजें होगी। कहाँ तक ज्यादा किस स्टेट्स और सिटी में स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं? जनरली हम लोग मुंबई की बात करते हैं, गुड़गांव की बात करते हैं, गुड़गांव की बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, बैंगलोर बहुत बड़े हिट जोन है। साउथ में हैदराबाद, चेन्नई में, मतलब मेजर स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बने 100 यूनिकॉर्न्स का, ये स्टेट्स होते हैं। बट थोड़ा बेसिक इसमें मैं चार्ट पे थोड़ा सा और करेक्ट करना चाहूंगा। इट्स अ चार्ट ऑफ सर्वे, जहां हमसे वेबसाइट इंक 42 मैंने आपको बताया, न्यूज 18 बताया। इसमें एक करेक्शन मेरे एंड से क्या है, व्हाट द करेक्शन इज देयर इंपॉर्टेंट, कि ये बने हैं, बट ये बात का सर्वे है कि वो पहुंच चुके वहां के ऑफिस से। अनअकैडमी स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम जयपुर ऑनवर्ड्स। दे स्टार्टेड पोस्टर्स, दे स्टार्टेड 3 साल उन्होंने जयपुर निकाला, देन दे शिफ्टेड द, जब उनकी सीरीज ए की फंडिंग है, शिफ्टेड द बैंगलोर। तो आज में वो बैंगलोर काउंट होता है, बट वो जयपुर से स्टार्ट किया भाई, उन लोगों ने जयपुर से स्टार्ट किया।
कार्स 24 स्टार्टेड जयपुर ऑनवर्ड्स। जब यूनिकॉर्न जो ये लोग बन रहे हैं, ऑटोमोबाइल यूनिकॉर्न बन रहे हैं, बहुत सारे जयपुर से स्टार्टअप है। ऐसे एमपी के बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे जो भोपाल से स्टार्ट होते हैं, बट नाउ दे काउंटेड दिल्ली और दे काउंटेड द मुंबई। क्योंकि रिसोर्स की जो वैल्यू आज भी हम बात करें इन सिटीज में, रिसोर्स टेक रिसोर्स, स्पेशली टेक रिसोर्स इन सिटीज के मुकाबले कहीं नहीं इंडिया में। हैदराबाद, बैंगलोर, गुड़गांव, एनसीआर, स्पेशली बैंगलोर इज द टेक सिटी, टेक किंग, जहाँ हर तरह का टेक आपको मिल सकता है। वो आना ही नहीं चाहता, वो एमपी नहीं आना चाहता, वो जयपुर नहीं आना चाहता, वो भोपाल नहीं आना चाहता। दे आर वर्क फ्रॉम होम में वो रेडी हो जाते हैं, बट समटाइम दे नीड द फिजिकल परफॉर्मेंस, तो वो नहीं आना चाहते। आप लोग एग्री करेंगे इस बात से? तो शायद आप लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। यस सर। जो एक सर्वे था उसमें था 40% ऑफ इंडियन यूनिकॉर्न्स आर फिनटेक और ई कॉमर्स सेक्टर से थे। ये ग्राफ में आप देख पा रहे हैं किस सेक्टर से कितने थे, एडटेक में कितने परसेंटेज थे। विजिबल है ये वाला? विजिबल। सोशल कॉमर्स B2B B2C वाले मार्केट पहले से ये निकाला गया है कि भी इसमें कहाँ कहाँ यूनिकॉर्न्स बने हैं। वन, कहीं से एक थे, कहीं से दो थे, कहीं से तीन थे, सबका नीचे लिखा हुआ है, तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट मैक्सिमम जो है फिनटेक और ई कॉमर्स सेक्टर से 40% आर यूनिकॉर्न्स। बहुत बड़ा डोमेन है फिनटेक और ई कॉमर्स इंडिया का। हम लोग एडटेक जानते हैं, बट फिनटेक बहुत बड़ा डोमेन है। काफी सारी एनबीएफसी से लेके सारी फर्म्स बहुत सारी काम कर रही है फिनटेक में। At this pace, India have the 103 unicorns till date, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2025 का हमारा प्रोजेक्शन था, बट हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। और कल तक का जो अपडेट था उसकी टर्म शीट नहीं है, वी क्रॉस द 104 भी हो चुका है यूनिकॉर्न। अब चैलेंजेस क्या होते हैं इंडियन स्टार्टअप के सामने, कि कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं क्या? तो जनरली जो थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया, डरावना कंपटीशन, फेयरेस्ट कंपटीशन, बहुत बड़ा कंपटीशन है। आज आप लोग स्टार्टअप शुरू करते हो, बट 60% लोग जो शुरू कर रहे होते हैं उनको बहुत बार ये पता नहीं होता, प्रॉपर सर्वे नहीं कर रहे होते हैं कि इतनी बड़ी जनता में हैदराबाद में वो चीज चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है। उन्होंने 5 सेंटर खोल लिए। जब आपने सोचना शुरू किया और आपने उसके बाद 2 महीने काम किया, वो आपकी सिटी में आ चुके मॉडल लेके। कुछ लोग फूड पर काम कर रहे थे। कुछ टाइम पहले मेरे एक बंदे से मीटिंग थी, वो सेम आइडिया पे बात कर रहा है जैसे स्विगी ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुका। बोला सर राजस्थान में कोई नहीं कर रहा। आई जस्ट शो द ग्राफ कि नेक्स्ट मंथ वो राजस्थान में लॉन्च कर रहा है और पूरा बन चुका है उनका। तो आपने सर्वे ही नहीं किया, बस जस्ट एक आइडिया। तो बिगेस्ट कंपटीशन को पहले आपको बीट करना पड़ेगा। यू नो द परफेक्शन ऑफ दैट आइडिया, कि मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ, उसमें कितने प्लेयर काम कर रहे हैं, मैं अलग क्या कर रहा हूँ उनसे। अगर वो नहीं पता आपको, तो आप वैसे कंपटीशन की रेंज से बाहर हो। सेकंड जो चेंज आता है नॉलेज और स्किल गैप। हवा में बात करना कि ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इफ यू डोंट हैव द जनरलाइज, 3 पोजीशनिंग की बात होती है जब स्टार्टअप शुरू होता है। एक सीईओ होता है, एक सीटीओ होता है। आप लोगों ने सुना होगा सीईओ का नाम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। एक सीटीओ होता है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है। एक सीईओ भी होता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी होता है। तो आपको पोजीशन क्लियर करनी है, एटलीस्ट 2 लोग टीम में होने चाहिए। सीटीओ की रिक्वायरमेंट हुए या नहीं है ये देखना पड़ता है। सीटीओ आपको कैसे जस्टिफाई करेगा? एक तो टेक्नोलॉजी से आप सर्विस लेना चाहते हो, टेक्नोलॉजी इनेबल करना चाहते हो सिस्टम को। एक तो खुद के सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, खुद ही बनाना चाहते हो सब चीजें। एक आउटसोर्स सर्विस इंडस्ट्री की मुझे तो सिर्फ सिस्टम पे काम करना, सपोर्ट के लिए चाहिए आउटसोर्स एजेंसी, तो सर्विस हो गई। वहां सीटीओ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपका इनबिल्ट रोल सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन है आपका, तो यू नीड 100% सीटीओ इन योर टीम। सीईओ और सीटी इज मैंडेटरी ऑफ दैट पार्ट। तो ये स्किल गैप होता है। इनिशियली समझ में नहीं आता कि तू भी पार्टनर बन जा, तू भी पार्टनर बन जा, बट राइट पर्सन का राइट स्किल सेट लेना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनिशियल स्टार्टअप में। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। थर्ड वन आता है फाइनेंस मैनेजमेंट। डे फर्स्ट पता ही नहीं होता मैं क्या करना है। एग्री, डे फर्स्ट पता नहीं होता, बट आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरे पास इनिशियली मेरा सीड फंडिंग इतना है, खुद का फंडिंग इतना है, पेरेंट्स का फंडिंग इतना है, खुद का रिलेटिव्स का फंडिंग इतना है, और मैं इससे 6 to 8 months प्लान कर सकता हूँ। ये इतना सर्वाइवल मेरा मोड है, इतने एम्प्लॉय के साथ मैं शुरू कर सकता हूँ। हो सकता है मुझे 2 को शुरू करना पड़े। तो ये फाइनेंशियली मैनेजमेंट जब तक आप क्लियरिटी नहीं आएगी ना इस चीज को लेकर, तो 100% फेलियर की चांसेस मैक्सिमम इसी एंड पे फाइनेंस मैनेजमेंट में जाके फेल होता है स्टार्टअप। क्योंकि डे फर्स्ट वो प्लान ही नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली जाना क्या था,
सोचा क्या था, प्रोडक्ट क्या चला गया, हमने हायरिंग कर ली 50 लोगों की, थोड़ा सा पैसा मिल गया, हायर कर लो, हम ही कर लेंगे, एजेंडे क्लियर नहीं है। तभी तो हायरिंग और फायरिंग जो फास्ट होती है, ये जो रीजन होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं हो रहा ना वहाँ पे। फेलियर टू प्लान, ऑब्वियसली इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन की जरूरत नहीं, समटाइम्स ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने जो सोचा था, जरूरी नहीं कि मार्केट वही सोच रहा हो, इंडस्ट्री उसी के लिए बनी हुई है, इंडस्ट्री का उसी तरह का प्लान हो, तो ये फेल हो सकता है। इसमें बहुत बड़ा कमेंट नहीं दूंगा, इट्स डिपेंड ऑफ योर प्लानिंग प्रोसेस। तो हर दिमाग का, हर आइडिया का एक अलग प्लान प्रोसेस होता है। तो मैं जनरलाइज बोल सकता हूँ कि इट्स अ पॉसिबिलिटी। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मैं बहुत सुन रहा हूँ स्टार्टअप्स में, लोग मतलब अनप्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। गुड़गांव बैठा हुआ, बेंगलोर बैठा हुआ, पता है ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती। दे स्टार्टेड वर्किंग इन एडटेक, दे स्टार्टिंग वर्किंग इन फिनटेक, बट दे डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी ऑफ स्टार्टअप, कि बच्चा क्या सोच रहा है कॉलेज में बैठा, उसकी मेंटेलिटी क्या होती है। बट दे वो थिंक कि यार अपने पास 300 बच्चा आ गया, अरे अब 300 के 900 कर लेंगे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, 3x ग्रोथ करें 900 अगली बार, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ हम 2700 का टारगेट रखते हैं, वी शुड डू इट, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, हम कर देंगे। बट ग्राउंड रियलिटी पर उन्होंने चेक नहीं किया कि कौन सा मंथ राइट होता है, कौन से मंथ बच्चे फ्री होते हैं, कौन से मंथ बच्चे ने आपका प्रोडक्ट लिया वो डिजिटल मार्केटिंग से लिया था या ऑफलाइन मार्केटिंग से लिया था, व्हाई दे आर टेकिंग सेम फिनटेक में ये कस्टमर आपके साथ क्यों जुड़े हैं, कौन सा ड्यूरेशन। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ जुड़ जाता है कि आपने सोचा कि अपन 6 महीने में यार अपन ने 5x कर ली, अब अपन टारगेट हो गया 30x का, 15। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, फोर्थ पॉइंट वापस ले जाते हैं, फेलियर टू प्लान। क्योंकि आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी उसके उसके कंपेयर में आपने एम्प्लॉय ले लिए, बिना स्किल सेट वाला एम्प्लॉय लिया, तो 100% फेल होगा। 6 होता मेंटोरिंग वाला पार्ट। मेंटोरिंग इज द राइट नीड। अगर आपको राइट स्टार्टअप में अगर राइट मेंटोर नहीं मिल रहा है तो चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ते हैं। हर डोमेन के पास, हर के पास किसी न किसी फील्ड का मेंटोर होना चाहिए, चाहे वो आपका इन्वेस्टर आपका मेंटोर बने, चाहे आपका कोई रिलेटिव आपका मेंटोर बने जो टेक में काम कर रहा है, या वो बिजनेस का एक्सपीरियंस, जिसको ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस है, दे नो द ग्राउंड रियलिटी। तो मेंटोर के साथ नहीं बढ़ते तो देयर मोर चैलेंजेस, हर स्टेज पे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। मेंटोर आपको प्रॉपर्ली रिसोर्स दे देता है, जो उसका रिसोर्स है वो आपका रिसोर्स आता है, वो कनेक्ट करता है कि यार यहाँ पे इससे बात करो तो तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप इंडिविजुअल जूझते रहते हो, उसके बाद 15 से 20 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उस डोमेन का, तो आपको सपोर्ट कर सकता है। दिस इज द राइट, सेवंथ वन इज द मेकिंग द राइट हायर। स्टार्टअप में जब भी हायरिंग्स होती है तो मेजर जो चैलेंज आता है स्टार्टअप का हायरिंग का, स्टार्टअप को राइट पर्सन ऐसा चाहिए कि जैसे आज हम रिलायंस में काम कर रहे हो, तो एप्पल में काम कर रहे हो, तो टास्क डिफाइन होता है आपको। बट स्टार्टअप में हायरिंग के लिए हमें चाहिए मल्टी टैलेंटेड बच्चा या मल्टी टैलेंटेड एम्प्लॉय, जिसको एक्सेल पे भी काम आता हो, जिसको पावर पॉइंट पे भी काम आता हो, उसको ग्राफिक डिजाइनर काम आता हो, सॉफ्टवेयर भी समझता हो। तो रिसोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, वो 5 डायरेक्शन में 5 हाथ लगा काम कर रहा होता है, तो सक्सेस के रेशियो बढ़ते हैं। आपने कहा कि यार तू सिर्फ एक्सेल पे काम करेगा या सिर्फ तो मार्केट देखेगा, तो क्वाइट डिफिकल्ट वो रेनोवेशन निकालना, उसकी सैलरी निकालना, और उसकी जगह 4 एम्प्लॉय अलग अलग डोमेन के रखना था। फेल हो गए, 100% फेल हो गए इफ यू डोंट हैव द राइट फंड। इनिशियली आपने सोचा 50 लोगों की टीम हायर करता हूँ, मैं ये करता हूँ, आपका आई एम श्योर कहीं ना कहीं फेलियर दिख रहा है। पहले दिन आपने सोच लिया 50 लोग तो चाहिए, ऐसे कैसे शुरू करूँ। स्टार्टअप भाई एक रूम में भी शुरू हो जाता है, एजेंडा क्लियर होना चाहिए। एक रूम से एक पर्सन से लेके 25 लोगों की टीम बनी थी। मैंने वर्किंग गैंगस्टर दे 4 से 3 लोग स्टार्ट किए थे, आज 100 लोग हैं, कल 200 पे होंगे, 300 पे होंगे, डिपेंड्स हाउ वी आर परफॉर्मिंग। सक्सेस तो एक टाइम के बाद दिखना शुरू होती है कि हाँ ठीक है, राइट पाथ पे है, प्रॉफिटेबल आपका बिजनेस होना शुरू होता है। एन इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन, इट्स इंपॉर्टेंट अगेन। इनइफेक्टिव मार्केटिंग नहीं करोगे तो, बहुत डिटेल में जाना नहीं बता सकता मैं उसको, बट यू बेटर अंडरस्टैंड इफेक्टिव मार्केटिंग हर डोमेन की है, वो डिजिटल मार्केटिंग हो, आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग हो, आपको प्रॉपर्ली प्लानिंग के साथ ही मार्केट प्लान करना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं चैलेंजेस बढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन स्टार्टअप, नेक्स्ट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। जिस कंट्री में हम रहते हैं वो लार्ज पॉपुलेशन वाली कंट्री है भाई, चाइना के बाद इंडिया से सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, जहाँ समस्याओं की कमी नहीं है, प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढना है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज का भंडार पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा प्लेटर है, बहुत बड़ा, उसमें से
एक छोटी सी समस्या निकाल के उसका सॉल्यूशन निकालना है इफेक्टिवली, बट इफेक्टिवली के साथ वो सारे प्रोसेस होंगे, उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मार्केटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर फाइनेंशियल के बाद उसके रिलेशन तक आपको पूरा एजेंडा क्लियर होना चाहिए, और एक परफेक्टली टीम होनी चाहिए जिस बारे में सोच पा रही, जितना आप जी पा रहे हो उतना वो जी रहे हैं। 24/7 उनके दिमाग में वही चीज चल रही है कि नया क्या कर सकते हैं, इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की जरूरत है, राइट प्रॉब्लम उठाओ और उसका सॉल्यूशन निकालो, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया में। इंडिया से बड़ी अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकते स्टार्टअप के लिए। आज आप शुरू करेंगे, हो सकता है आपका 2 लाख का रेवेन्यू 6 मंथ्स के बाद वो 15 भी हो सकता है, 15 का वो 2 CR भी हो सकता है। वेस्ट से कुछ बनाने के लिए, कचरा उठाने के लिए से लेके आप फूड से लेके एडटेक से लेके फिनटेक तक कुछ भी सोच सकते हो इंडिया में। कभी सोचा था कि हम लोगों ने कि जोमेटो आएगा, स्विगी आएगा, अर्बन क्लैप आएगा, बट अवेलेबिलिटी 21 सेंचुरी में जो चेंज आया है, 19 और 21 सेंचुरी में ये चेंज आया। पहले हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते थे, सिविल इंजीनियरिंग की बात करते थे, बट टाइम 21 सेंचुरी, इंटरनेट टाइम, इंफॉर्मेशन इज टाइम, एवरीवन वांट्स इंटरनेट, एवरीवन वांट्स द टेक। टेक पे जितना ज्यादा एलिजिबल हो, अवेलेबल हो, उतना ज्यादा इफेक्टिव है। सेकंड, चेंज ऑफ माइंडसेट ऑफ वर्किंग लाइफ। 100% जनरेशन थी हमारे दादाजी वाली, और आज की जनरेशन से दे वांट टू चेंज ऑफ सेट ऑफ माइंड। यार फाइनेंस और मनी इज इंपॉर्टेंट, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम की बैंडविड्थ इंपॉर्टेंट है, तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए लोगों को फैसिलिटी चाहिए, तो आप काम कर सकते हो। थर्ड पॉइंट ऑलरेडी बता चुका मैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, स्टार्टअप्स में बहुत पैसा आ रहा है, बहुत एक्सट्रीम पैसा आ चुका है। $83 बिलियन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। $1 बिलियन में 8,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं, बट आपका आइडिया परफेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान होनी चाहिए, प्रॉपर मार्केटिंग प्लानिंग होनी चाहिए। इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं देने में, बहुत अवेलेबल है, बहुत सारे पिच डेक मैं बता सकता हूँ कैसे होती है उनके साथ। बट यू शुड बी द परफेक्शन ऑफ दैट डोमेन। आपको आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं वो कि कितना जी रहे हो उस आइडिया को। एक होता है, अरे ठीक है कॉपी किया, ये बना दिया, ऐसा हो जाएगा सर, वो कैसे जाएगा? जस्ट शो द फिगर्स। क्या सोचा आपने उसको लेके, कैसे मार्केटिंग करोगे आप, कौन से सिटीज आपके टारगेट है, लॉट ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद इन्वेस्टर पैसा दे, टर्म शीट फाइनल होती है। पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आपको दिख ही रहा है। फंडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी डिस्कस। हर जगह फिगर्स अलग अलग मिलेंगे। 83 था, 93 था, वेरिएशन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स का है, बट कंबाइंडली ऑलमोस्ट $339 बिलियन है ये। बाकी एग्जैक्ट तो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट वाले बता सकते हैं, कई बार कुछ ना कुछ फिगर ऊपर नीचे होते हैं, बट 80 से 93 के बीच में आ चुका इंडिया फंड। एंजल इन्वेस्टर्स और वर्चुअल कैपिटलिस्ट होते हैं मेजर जो इन्वेस्टर होते हैं। पहले एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका डिस्कस करते हैं एक बार, किस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर कोई भी फैमिली फ्रेंड्स हो सकता है, कोई नॉन हो सकता है, हमारा कोई नेटवर्क हो सकता है। इनिशियली जो जब भी स्टार्टअप को रन करने के लिए आपको इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, सीड स्टेज, जब आप अपना बीज बोना शुरू करते हैं, अपना काम करना शुरू करते हैं, तो कुछ दिनों बाद मतलब आपने एक आइडिया बना लिया, आपने एक वेबसाइट बना ली और आपने काम करना शुरू किया, आइडिया पिच करना शुरू करते हैं, तो इनिशियल इन्वेस्टर जो होता है वो एंजल इन्वेस्टर कहलाता है। उसका नेटवर्क भी हो सकता है, फैमिली वाला भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। you're getting my point। एंजल इन्वेस्टर कौन सा होता है? सीड फंडिंग जो बोलते हैं ना, जहां पे लिखा होता है। उसके बाद जो इन्वेस्टर आता है वर्चुअल कैपिटलिस्ट वाला, वो आता है सीरीज ए, प्री सीरीज ए बोल देते हैं, सीरीज बी बोल देते हैं, सीरीज सी बोल देते हैं, सीरीज डी बोल देते हैं। हर लेवल पर सीरीज बना रखा है इन्होंने। तो एक होता है कि इतना सीरीज ए में ऑलमोस्ट इतना आ जाता है, सीरीज बी में इतना आता है, बट डिपेंड्स ऑन वैल्यूएशंस। कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं कि सीरीज ए में किसी को 200 करोड़ मिलेंगे, हो सकता है सीरीज ए में किसी को 500 करोड़ मिल जाते हैं, बट किसी को 80 करोड़ मिलता है। डिपेंड्स ऑफ योर वैल्यूएशंस। जो इन्वेस्टर्स है, जैसे मैंने कुणाल शाह का बात बताया, शादी.com के जो ऑनर है वो करते हैं। आपने शार्क टैंक में देखा, वो सारे सीड इन्वेस्टर थे, सारे सीड इन्वेस्टर थे, वो वर्चुअल कैपिटलिस्ट नहीं थे वो वहां पे बैठे, क्योंकि इनिशियली आप आइडिया लेके आ रहे हो। कुछ एक्टिव इन्वेस्टर आप देख सकते हो इंडिया में, अगर इमेज दिख रही है तो आपको कुणाल शाह है, गौरव मुंजाल अनअकैडमी से है, कुणाल शाह क्रेडिट के हैं, कुणाल बहल है, अंजुन श्रीवास्तव है, ये सारे वेल नोन नेम है। ये लोग, बिन्नी बंसल है, जहाँ फ्लिपकार्ट की बात कर रहे थे, रितेश अग्रवाल है, ये सब लोग एंजल इन्वेस्टर्स है। इनका नेटवर्क भी होता है, पेटीएम के फाउंडर्स भी हैं, ये लोग इनिशियली भी लगाते हैं। ये सब आपसे डायरेक्टली मिलते हैं। दीपेंद्र गोयल है, जोमेटो वाले।
Even Ratan Tata is also there. या हाँ, लॉट ऑफ, मैंने तो कुछ नाम लिए है, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स रेडी टू इन्वेस्ट योर आइडिया, और वो ऐसे Anand नहीं Mahindra. उनका एंजल इन्वेस्टर हैव द हाईएस्ट रिस्क इन द माइंड। वर्चुअल कैपिटल के पास हाईएस्ट रिस्क नहीं होती, एंजल इन्वेस्टर होल्डिंग भी सबसे ज्यादा लेता है, इक्विटी लेते हैं ये लोग, इक्विटी भी सबसे ज्यादा लेता है, रिस्क भी वही लेता है, क्योंकि स्टार्टअप का डे फर्स्ट स्टेज होता है सीड वाला, उसमें फेल होने के चांस भी ज्यादा होते हैं और सक्सेस होने के चांस भी होते हैं। तो दे ऑलरेडी प्लानिंग किया, 150 में पैसा लगाएंगे, ठीक है 5 भी सक्सेस हो गए, 5 यूनिकॉर्न बन गए तो हमारा पैसा तो आ जाएगा। इनकी मेंटेलिटी इस तरह होती है, 100 तो फेल होंगे या 80 फेल होंगे, तो ये प्रॉपर प्लानिंग, उसमें भी 80 फेल में नहीं लगाते, दे आर प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर टीम, प्रॉपर फाइनेंस टीम इनका डिस्कस करती है। अनुपम मित्तल है, अनुपम मित्तल लास्ट ईयर हाईएस्ट एंजल इन्वेस्टर में इसका नाम था, अनुपम, शादी.com वाले अनुपम मित्तल। तो देयर सीन इज दैट कि वो क्लैरिटी के साथ लगाता है, ऐसा नहीं हवा में पैसा लगाता है, बट उनको पता है कहीं ना कहीं होता है, सोचता है, हमें भी आज विजन ऐसा दिख रहा है, ये भी कोई भगवान नहीं थे बट बन गए, चल गए इनका। एंजल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स, वो मैंने नाम बताया, बट बहुत सारे है पैनल से। आहा नेटवर्क के फाउंडर मेरे से कनेक्टेड है, आहा वेंचर इन्वेस्टर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इन लोगों ने $3 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट कर रखा है। इनका ग्रुप होता है, काफी सारे एंजल इन्वेस्टर का पुल होता है कि 400 लोग इन्वेस्ट एक जगह पैसा लगाते हैं कि हमारी टीम है, हमारी तरफ से 3 फाउंडर जो डील करेंगे। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है, एंजल इन्वेस्टर से जुड़ जाता है, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो एक पुल हो सकता है एंजल इन्वेस्टर का, ग्रुप ऑफ पुल, ये ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर नॉन एज एंजल पुल नेटवर्क इन्वेस्टर्स। Am I clear? एंजल इन्वेस्टर आपको शायद समझ में आ गया, एंजल इन्वेस्टर एक्चुअली होता क्या है, कितने तरह के हो सकते हैं, कैसा पैसा लगाते हैं। ये 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक लगा सकते हैं ये लोग, देयर द वैल्यूएशन, कोई 1.5 करोड़ देता है, कोई 2 करोड़ देता है, कोई 50 लाख भी देता है, कोई $1 बिलियन इट्स अ बेसिक सीड फंडिंग। अगर ढंग का स्टार्टअप है, $1 मिलियन का मतलब होता है 7.5 करोड़। $1 मिलियन बोल रहा हूँ मैं, 10 लाख होता है ना एक में, 1 मिलियन में डॉलर लगते 7.5 करोड़ हो गया, तो इट्स अ बेसिक फंडिंग। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? वेंचर कैपिटलिस्ट वो होता है जो कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन में काम आते हैं। ये बड़ा पैसा देते हैं, लार्जेस्ट अमाउंट लेके आते हैं, और ये लीव कब हो जाते हैं? प्रोसेस क्या होता है, पहले कंपनी आती है, फिर उसकी वैल्यूएशन होती है, देन वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी, सीरीज ए होता है। फिर कंपनी आईपीओ लेके आती है अपना लास्ट वैल्यूएशन के बाद। बायजू जैसे आईपीओ लाने के प्लान में थी, पेटीएम अपना आईपीओ लेके, आईपीओ आती है, इन्वेस्टर के पब्लिक के पैसे लगते हैं, तब वेंचर कैपिटल अपना मार्केट लेके निकल जाते हैं, वो लीव कर जाता है उस समय आईपीओ, और एक्वायर होने कंडीशन में निकल जाते हैं वो। तो रिस्क फैक्टर इनके साथ कम होता है, इनको इक्विटी कम मिलती है, बट पैसा ज्यादा लगाते हैं कंपेयर टू एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर ज्यादा लगाते हैं, पैसा कम लगाते हैं, बट रिस्क फैक्टर उनके साथ ज्यादा होता है। ये पैसा ज्यादा लगाते हैं, इक्विटी इनको कम मिलती है कंपेयर टू देयर। इनिशियल स्टेज पे तो आप मांगो किसी से, यार 5 करोड़ दे रहा हूँ, मुझे 50% चाहिए, मजबूरी है, उसको देना पड़ेगा, उसको नहीं पता कर सकते नहीं। कई होते मेरा एजेंडा क्लियर है, मुझे मैं 20% ही दूंगा, इट डिपेंड्स। तो इनिशियली डिपेंड्स ऑफ एंजल फर्स्ट प्रोसेस, वो आपके आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना बार्गेनिंग कर पाते हो उस पर। अदर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है? कुछ माइक्रो वीसीज होते हैं जिनका वैल्यूएशन $60 मिलियन टू $70 मिलियन होता है, वो इक्विटी लेते हैं। कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल्स होते हैं इस तरह के, कुछ कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल्स होते हैं, सीवीसी, महिंद्रा पार्टनर्स हो गए, रिलायंस वेंचर्स हो गए, टाइम्स ग्रुप हो गए, ये अपने एक अलग होते हैं, क्योंकि अभी तक 2 ही लोग बात करते हैं, मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको। एक अदर फंडिंग ऑप्शंस भी होते हैं जो ले लेते हैं, माइक्रो वीसी होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं, वेंचर डेब्ट फंड्स भी होते हैं। डेब्ट फंड्स क्या होता है? एनबीएफसी होती है, आपको बिना इंटरेस्ट के वो लोग, आप सुनोगे शार्क टैंक में बार बार, इतना डेब्ट पे ले लो, इतना आप उसमें ले लो कैश में या अकाउंट में, सुना होगा आप लोगों ने शार्क टैंक में शायद डेब्ट एक वर्ड। Yes, sir. तो वो होता है लोन, वो लोन आपका इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट वो एनबीएफसी के थ्रू देते हैं, बट इक्विटी मांग लेते हैं डेब्ट में भी वो लोग, बट इक्विटी का रेशियो कम होता है। तो कॉर्पोरेट वाला हो गया, माइक्रो वीसी हो गया, एंजल हो गया, और वीसी हो गया। सर मैं सूरज गांधी बोल रहा हूँ, कुछ डाउट था। हाँ हाँ, सर कुछ जैसे कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते कुछ लोग, जैसे कि अगर किसी ने 10 लाख अपने इन्वेस्ट किया, तो कुछ कंपनी जो है रिटर्न जो है उसके 50%, कुछ 60%, कुछ 70% ऐसे रिटर्न भी देते हैं, तो ऐसे कोई कंपनी है इसमें? आई एम नॉट गेटिंग सर, मतलब कुछ कंपनी आप ये कह रहे हो कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगाता है?
हाँ पैसे लगाते, जैसे 10 लाख हो गए, 20 लाख हो गया, 50 लाख हो गए, तो हाँ। वो जो हर साल जो है कोई 50% देता है, कोई 40% देता है, कोई 60% देता है, तो ऐसे कुछ कंपनी है उसमें। नहीं सर, वो एक अलग कंसेप्ट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया वो कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर, किसी आईसीआईसीआई बैंक का कोई प्लान है उसमें आप इन्वेस्ट करोगे। यहाँ तो क्या होता है, जो पैसा लगाता है ना इन्वेस्टर, जो एंजल इन्वेस्टर लगा रहा है, वीसी लगा रहा है, वो इक्विटी लेता है कंपनी में कि मेरी अनअकैडमी कंपनी है, तो अनअकैडमी में गौरव मुंजाल जो फाउंडर है उसके शेयर है 5% अभी फाउंडर के, क्योंकि वो इतना डाइल्यूट हो चुका है। और रोमन सैनी के जो जो कलेक्टर था उसका 3 से 4% है, बट कंपनी की वैल्यूएशन आ जाए 55,000 करोड़, तो 5% आप मल्टीप्लाई कर सकते हो वैल्यूएशन में उसका कितना बड़ा शेयर हो गया। जब उसने स्टार्ट की थी दोनों तीनों ने, जब 100% शेयर पर शुरू किया था, बट जैसे इन्वेस्टर आते कि आप अपनी इक्विटी डायलूट कर रहे हो, बट वैल्यूएशन बढ़ रही है ना, उसका में आपकी कंपनी 10 लाख की नहीं थी, आज 50,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी आपकी हो चुकी है। बाईजूस में रवि उसने जो बाईजूस ने शुरू किया था तब यही सीन था उसका भी। तो वो जो आप बात करो कंपनी वाला जो 60% 70%, वो तो शायद इन्वेस्टमेंट की कोई बात होगी, तो हर किसी के अलग प्लान्स होते हैं, बट ये अलग तरह का इन्वेस्टमेंट है। एम आई क्लियर सर? ओके सर, थैंक यू। एक्टिव वीसी फंड्स भी आप देख सकते हो, जैसे मैंने एंजल इन्वेस्टर दिखाया था, ये बड़े वीसी फंड्स है इंडिया में। ओमिनोर एक अच्छा फंड देता है लोगों को। सिक्योर और सिक्योर टाइगर ग्लोबल के लेते हैं, जो सिक्योर टाइगर ग्लोबल फंडेड कंपनी, उनको कभी दिक्कत ही नहीं आती। ये 200-300 करोड़ से कम बात ही नहीं करते। सिक्योर टाइगर जो दोनों तरफ मेरा एरो जा रहा है, इनका बेसिक 200-300 करोड़ होता है, और ये इनके बैकबोन से जो कंपनी शुरू हुई है उनकी वैल्यूएशन अलग होती है, बाकी इन्वेस्टर को एक सपोर्ट मिल जाता है, इन्होंने सोच के किया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सेफ है। सिटी वाइज स्टार्टअप फंडिंग 21 में आप देख सकते हैं, 21 का था, 13 जयपुर में हुए थे, दिल्ली एनसीआर 431 थे। ये फंडिंग वाला रेशियो, बैंगलोर में 647 थे, अहमदाबाद 23 थे, मुंबई में 271 थे, पुणे में 63 थे। कुछ कुछ सर्वे था, बाकी और जगह से भी हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है। अगर मोदी जी की सरकार आने के बाद जो इनिशिएटिव हुए हैं स्टार्टअप को लेके, थोड़ा सा पॉजिटिव है मोदी जी स्टार्टअप को लेके। तो मेक इन इंडिया एक कल्चर है, मेक इन इंडिया एक ऑप्शन है जहाँ आपको एफडीआई लिमिट्स मिलती है। एक स्टार्टअप इंडिया है, एक ऑप्शन है जहां आप अप्लाई कर सकते हो फंडिंग के लिए। स्टार्टअप इंडिया या डिजिटल इंडिया एक है, एक आत्मनिर्भर भारत इनकी योजना है। तो सबके कुछ ना क्लोज है, कंडीशन है, तो एक का मैं शेयर नहीं कर सकता, बट नाम हम देख सकते हैं। इस तरह की योजनाएं जो गवर्नमेंट काम कर रही है, अच्छा फंडिंग दे रही है। मुद्रा योजना एक है जहां से लोन मिल सकता है डायरेक्टली स्टार्टअप द ग्रोथ। ईबीजी एक पोर्टल है जहाँ पे परमिशंस मिलती है, 40 रेगुलेटरी परमिशंस मिल जाती है आपको, जो लाइसेंस चाहिए जिस तरह का स्टार्टअप शुरू करते हो, जीएसटी से लेके सारा कैसे हो, वो आपको दिलाता है। एक सेतु है जिसमें 1,000 करोड़ तक के ऑर्डर के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो ये योजनाएं हैं, सबका एक अलग अलग क्लोज है, सबका एक पीडीएफ है। कुछ इश्यूज आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इनका सबका पीडीएफ भी शेयर कर सकता हूँ आपको। बट जो स्टार्टअप शुरू कर रहा है उसके लिए यूजफुल है वो पढ़ने के लिए। बट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अपॉर्चुनिटीज में एक पार्ट है। जैसे हमने चैलेंजेस की बात की, तो अपॉर्चुनिटीज में ये वाला पार्ट भी है कि फंडिंग कैसे आती है, कौन सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, क्या क्या अपने पास ऑप्शंस हो सकते हैं, तो ये सारे पार्टिसिपेट होता है उसमें। फंडिंग ऑफ इंडियन स्टार्टअप 22 जनवरी 22 का ये था। अर्ली स्टेज की जो डील्स थी 129 थी, 43 डील्स ग्रोथ लेटेस्ट स्टेज की थी। टोटल फंडिंग ये वाली आई थी $457 बिलियन। 5 यूनिकॉर्न्स बने थे जनवरी में जब इनिशिएट हुआ था। टेन इंडियन स्टार्टअप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट आप देख सकते हैं कि इनका फंडिंग अमाउंट कितना था। जनवरी 22 में आया था, स्विगी का था 700 मिलियन डॉलर, 7.5 करोड़ रुपए होता है $1 मिलियन में, से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 660 मिलियन फैक्टल का था, उड़ान का था, स्मार्टन था, ओला इलेक्ट्रिकल ने शुरू किया था, तो $200 मिलियन से स्टार्ट किया था डील शेयर का। आर यू द नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर?
बहुत बेसिक क्वेश्चंस होता है सर, रिप्लाई आप लोग दे सकते हो मुझे अगर आप इस चार्ट को देखना चाहोगे। सेट थ्योरी पढ़ी होगी तो एंटरप्रेन्योर जर्नी में सारी चीजें मैटर करती हैं। आई थिंक मैं सबको पता है ये वाला क्या कह रहा है ग्राफ। स्किल सेट के साथ पैशन, पर्पज, इंटरेस्ट, इम्पैक्ट, 4 पॉइंट्स हैं और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पज और पैशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ थैंक यू सो मच। कुछ भी आपके डाउट्स हैं लिंक्डइन में अपना एक बार शेयर कर देता हूँ आपको। लिंक्डइन आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं लिंक्डइन पे, इसी मेल आईडी से मिल जाऊंगा सुमित गुप्ता से। मैंने लिंक्डइन चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, एक सेकंड। कोई क्वेश्चन हो आप जब तक पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? सर स्टार्टअप इंडस्ट्री में मोटिवेशन कंटिन्यूअसली कैसे हाई रखें सर? हाँ, स्टार्टअप ऑन पेपर तो सारी चीजें 2-4 10 दिन तक 20 दिन तक चलती रहती हैं, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूअसली मोटिवेशन कैसे हाई रखें? सर मोटिवेशन तो देखो सेल्फ मोटिवेशन होता है। सर शुड फाइनली प्लानिंग की भाई मैं ज्ञान की बातें नहीं कर रहा, बट प्रैक्टिकल मोड पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो फाइनेंशियली सिक्योरिटी हमारे पास नहीं होती ना। इफ यू आर वर्किंग समवेयर तो आपके पास पता होना चाहिए मेरे पास 1 साल का बैकअप बचा हुआ है या 2 साल का मेरे पास बैकअप ऑलरेडी है। मैंने फैमिली प्लानिंग करी तो मेंटली आप डिस्टर्ब रहते हो ना फाइनेंशियली। मंथली का लोड नहीं निकल रहा या घर का बिजली का बिल नहीं निकल रहा, फूड की बेसिक नीड्स। क्योंकि आफ्टर मैरिड लाइफ और बिफोर मैरिड लाइफ एक अलग बात होती है। यंग एज वाले जो 20-22 साल 23 साल के बच्चे 10,000 में खर्चा निकाल लेते हैं, तो वो एक अलग दुनिया जी सकते हैं कि रूम में ले लिया, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फैमिली वाला पर्सन में सोचता है कि जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ, बट व्हाइट हार्ट जूनियर के करण बजाज को आप जानते हो। व्हाट इज स्टार्टेड, ही लेफ्ट हिज जॉब व्हाइट हार्ट जूनियर से पहले वो डिज्नी हॉटस्टार का जीएम था, जनरल मैनेजर। जीएम की जो रेंज मुझे पता है 2 से 3 करोड़ की सैलरी होगी। तो जब उन्होंने व्हाइट हार्ट शुरू किया तो वो सैलरी एकदम से रुक गई थी, बट ही हैव द प्लानिंग्स ऑफ अकाउंट कि मैं 18 महीने सर्वाइव कर सकता हूँ या 2 साल सर्वाइव कर सकता हूँ। जो मेरी लाइबिलिटीज है, जो मेरे पास खर्चे हैं, जो ईएमआई जा रही है, जो घर ले रखा है, गाड़ी ले रखा है, तो सबसे पहले और फिर 2500 करोड़ में कंपनी बेच के भी निकला वो एक्वायरिंग की। व्हाइट हार्ट जूनियर 18 महीने 2500 करोड़ में कंपनी बेच दी थी उन्होंने अपनी, एक्वायर हो चुके थे वाइजूस को। 2500 करोड़ कैश ऑन डील थी। तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटली अगर आप लोड में रहोगे कि मैं अपने रूटीन लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ और वो नहीं कर पा रहा, तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। बाकी तो फिर मोटिवेशन तो अपने आप मिलता रहता है। फिर तो अकाउंट क्रेडिटेड कि मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ा, दूसरा टेंशन नहीं है। तो हार्ड वर्क, प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग, प्रॉपर आपका मार्केटिंग प्लानिंग, प्रॉपर डायरेक्शंस, प्रॉपर मेंटरशिप्स। और आइडिया क्या है, मतलब उसकी डेप्थ सर्वे क्या है बिफोर गोइंग दैट स्टार्टअप। आपका 6 मंथ्स का सर्वे होना चाहिए, 4 मंथ्स का सर्वे होना चाहिए कि मैं ना पूरा सर्वे कर रखा है कि भाई ये फिगर है, इतने तरह के प्लेयर काम कर रहे हैं, इतने तरह के कंपटीटर हमारे साथ हैं, ये लोग इसी से डोमेन में काम कर चुके हैं, इस डोमेन में हम एड ऑन हम ये करने वाले जो लोगों ने नहीं किया है। कुछ तो ये नहीं दिखाना पड़ेगा आपको। मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ चमत्कार दिखा दो, कुछ मैजिक दिखा दो, बट शुड बी क्लियरिटी कि वेदांतु जब आया तो अनअकैडमी ऑलरेडी काम कर रहा था। वेदांतु फोकस ओनली आईटी चाहिए, उसको पता 40 लाख की जनता है आईटी और मेडिकल में, फोकस ऑन यूनिकॉर्न बन गया। अनअकैडमी आया था तो बायजूस पहले स्कूल की बात कर रहा है, अनअकैडमी आया तो उसने कॉलेज एग्जाम्स की बात करना शुरू की, तो उसको जगह मिली, स्पेस मिला। तो क्योंकि इंडिया में स्पेस इतना 33% स्टूडेंट्स हैं, तो स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। प्लेटर बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि इस फील्ड में ही काम कर हम नहीं कर सकते। Am I clear, sir? Thanks for this wonderful knowledge. Now I am handed over to Jhala sir, Dean Academics, Professor Jhala sir. Thank you, Satka sir. Good afternoon to all. It is my proud privilege to propose vote of thanks in this event. As we all know, Institute Innovation Cell, RKDF College of Technology, Bhopal, Madhya Pradesh, organized Impact Lecture Series 2022-23, Phase 2, Session 1, sponsored by Ministry of Education Innovation Cell, MIC, Government of India,
and AICT. Today topic challenges in startup 21st century. Lecture delivered by Mr. Sumit Gupta sir, CEO Vigstra Technology. I extend my gratitude to Mr. Sumit Gupta sir for their knowledgeable session. Thank you, sir. I extend my gratitude to coordinator Mr. Satyar Tiwari. Thank you, sir, for organizing this session. Next, I extend my gratitude to all the participants attend this session. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Soon we will connect, sir, for college. हम लोग ये connect करेंगे एक session कुछ और startup को लेके हम college level पे बात करेंगे. मैं connected with your friends. Three workshops करवाएंगे इनके लिए. Technology based we are working on tech side. Now we are planning. कल ही I will discuss with someone. My founder के साथ discuss कर रहा था. हम लोग कुछ tech free workshops ही plan कर रहे हैं engineering graduates के लिए. तो if you are open for that, we'll discuss on it. कि कुछ बच्चों को कुछ टेक कैसे चीजें बताया जाए कि वो एडवांस हो सके अपनी टेक्नोलॉजी को लेके. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you so much, sir. Thank you, Ashok sir. Thank you, everyone listening to me. Thank you.